नमस्कार। देश की सबसे बड़ी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम नर्सिंग के फील्ड में राजस्थान सीएचओ की एग्जाम आज से सिर्फ 5 दिन के बाद में, लगभग से 4 या 5 दिन के बाद में राजस्थान सीएचओ की एग्जाम है। और वो एग्जाम जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। हजारों या बोलूँ लाखों युवाओं का एक सपना, जो लड़के और लड़कियां जो भी स्टूडेंट इंगेज हैं, जुड़े हुए हैं राजस्थान सीएचओ में, सिर्फ 4 या 5 दिन आपके पास में बचे हैं। और मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि सीएचओ में मैंने पहली रैंक लाया और मेरी क्या स्ट्रेटेजी थी, और 5 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे आपको पेपर को मैनेज करना चाहिए, और किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है आपको, और अभी क्या करना है। देखिए, राजस्थान सीएचओ में इतनी भीड़ है कि नोट में लगभग ऐसे मान के चलिए कि 1,10,000 के समथिंग फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि ऑल इंडिया से फॉर्म होते हैं। और राजस्थान सीएचओ में इस साल जो फॉर्म भरे गए हैं वो 92,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। यानी कि इतनी भीड़ राजस्थान की एग्जाम होने के बाद में 92,000 प्लस जो फॉर्म्स भरे गए हैं, तो उसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा टफ कंपटीशन यहाँ पे होने वाली है। और एक अच्छी चीज़ आप लोगों के लिए ये भी है कि ये जो एग्ज़ाम है, इसमें पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर इस बार नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दी गई है, जो कि सब जो स्टूडेंट है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, उनके लिए बहुत ही बेस्ट जो है वो साबित होने वाली है। बहुत अच्छी तरीके से इसका फ़ायदा आप लोगों को लेना है। तो ये जो वीडियो है, इसका बनाने का पर्पज ये है कि 4-5 दिन का टाइम बचा आप लोगों के पास में। तो एक तो आपका पीक टाइम है अभी, तो वो बोलते हैं कि एग्जाम से पहले रेस्ट करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो ये टाइम नहीं है। पहले तो आप लोग इस बात की गांठ बांध लें दिमाग के अंदर, क्योंकि आपको एग्जाम से जब पहले फर्स्ट नाइट जो होगी उस दिन आपको सोना है, और अभी तो आपको पढ़ाई करनी है। तो ये जो वीडियो है, इसके बनाने का मकसद मेरा ये है कि मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा आपको कि अब 4-5 दिन में आपको क्या करना है। तो 3-4 चीज़ों में सबसे पहले तो ये है कि पेपर को कैसे आपको अटेंड करना है। 3-4 दिन बचे हैं। और दूसरी चीज़ है कि 4 या 5 दिन जो अभी बचे हैं, उनमें लास्ट टाइम रिवीजन क्या करें, कि अभी क्या पढ़ें। 4-5 दिन बचे हैं, अभी क्या पढ़ें, और नेगेटिव मार्किंग से अपने आप को कैसे बचाएं, और कैसे पेपर को करना है। ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ में ये वीडियो में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहली तो बात ये है कि 4 या 5 दिन बचे हैं, तो आपको पढ़ना क्या है। देखिए, अभी इतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लें। 5 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, 4 या 5 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए, अभी वो टाइम नहीं बचा है कि आप लोग सब कुछ पढ़ सकें। और सब कुछ पढ़ना भी नहीं है। जो सब कुछ पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन भी नहीं होता है। जो स्मार्ट स्टडी करते हैं और लिमिटेड पढ़ते हैं, उनका सिलेक्शन होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो अभी 4-5 दिन में क्या पढ़ना चाहिए। तो 4-5 दिन में एग्जाम सीएचओ की है, तो आपको पता है कि कम्युनिटी के सवाल आने जाहिर से हैं। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें भी पता है कम्युनिटी के सवाल आएंगे, आप क्या नया बताने वाले हो। तो कम्युनिटी के सवाल तो आएंगे, पर ये भी तो है कि कम्युनिटी अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप भी उसको पूरा पढ़ नहीं सकते हैं। उसमें भी आपको सिलेक्टेड चीज़ अभी पढ़नी, क्या पढ़नी है, लास्ट मिनट रिवीजन क्या करना है, या लास्ट टाइम रिवीजन जिसको बोलते हैं, एलएमआर क्या करना है। उसमें आपको ये चीज़ पढ़नी है। अभी भी किताबों से जुड़ा हुआ हूँ, मोह है जो किताबों से है वो मेरा हटा नहीं है। अभी जॉब में आने के बाद में भी लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कम्युनिटी में आपको ये पढ़ना बच्चों कि एक तो आपके पास जो आपने नोट्स बनाए, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने नोट्स बनाए होंगे। तो अपने नोट्सों में जो जो आपने लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जो नोट्स बनाए हैं, जो क्विक बुलेट्स जो बनाई हैं, अगर आपके पास भी नहीं है तो मैं बुलेट्स आपको शेयर कर दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। क्विक बुलेट्स जो हैं, जो पूरी कम्युनिटी को कवर करते हैं, लगभग ऐसे मान के चलिए जो 40 या 50 पेज में पूरी कम्युनिटी को कवर करते हैं, वो बुलेट्स आपको अभी पढ़नी है। एक चीज़ तो ये है कि वो बुलेट्स आपको पढ़नी है जिसमें सारे डाटाज भी आ जाएं, कम्युनिटी की भी सारी चीज़ें आ जाएं, और वैक्सीनेशन आ जाए, आपके सारी डिजीजेज आ जाए जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं, डेमोग्राफी की चीज़ें आ जाए, और अपडेटेड डाटा आ जाए। ये आपको अभी पढ़ना है। और मेरे हिसाब से आपके पास जो टाइम बचा है, अभी आप जितना कम्युनिटी के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होने वाली चीज़ है। तो कम्युनिटी में देखिए क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। स्पेशली कम्युनिटी के अंदर आपको सारे प्रोग्राम्स जो है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, और प्रोग्राम्स में ये चीज़ याद रखनी कि अपडेटेड प्रोग्राम कितने हैं। पुराने टाइम पे जो प्रोग्राम थे वो तो सबको आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो पूरी जी जान लगाई तैयारी कर रहे हैं, उनको टिप्स पे याद हो गए, मुझे पता है। पर नए प्रोग्राम भी लॉन्च होते हैं और उसका आइडिया हमें नहीं लग पाता, क्योंकि हमारे पास जो पढ़ने का जो मटेरियल होता है वो पुराना ही होता है।
तो फिर उसमें वो चीज़ें ऐड होती नहीं, क्योंकि 3-4 साल पुराने पड़ते हैं। तो आपको नए प्रोग्राम जो भी हैं, जो भी नए प्रोग्राम ऐड हुए हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि राजस्थान में और भारत सरकार के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड नए प्रोग्राम कौन से हैं, तो उनको एक बार आपको रिव्यू करना है, नए प्रोग्राम कौन से हैं। तो लास्ट टाइम में आपको ये पढ़ना है कि नए प्रोग्राम्स कितने हैं, कौन से हैं, और पुराने वाले प्रोग्राम्स को भी आपको एक बार रीकैप करना है कि ऑब्जेक्टिव क्या थे और डेट क्या थी, और अगर उनके रिकमेंडेशन क्या थे। ये आपको 2-3 चीज़ देखनी, पूरा लेके नहीं बैठना, क्योंकि 5 पेज का एक प्रोग्राम तो क्या पढ़ोगे, बस क्विक रिवीजन करते रहना है। तो प्रोग्राम्स को ऊपर आपको टिप्स अपनी बनानी है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बने, कौन सी डिजीज के लिए या कौन सी प्रोग्राम के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा आपको क्विक में रिपीट पढ़ना है। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है उसको आप स्पेशली प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे वो वैक्सीन के बारे में पढ़ना हो, चाहे प्रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, चाहे उनके जो डाइल्यूशन से रिलेटेड हो, या कोई भी सवाल हो, आपको इम्यूनाइजेशन के ऊपर आपको पूरा फोकस करना है, स्ट्रांगली फोकस करना है। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, जो है कि अपडेटेड डाटा जो है, जैसे मेटरनल मोर्टालिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, क्रू डेथ रेट है, इस टाइप के कम्युनिटी के जो डाटा है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी रिकेप करना है, मतलब मेरा मानना ये आपको लेके नहीं बैठना है, बट ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ पे है, और इस टाइप की चीज़ें कि पिछले साल में सबसे ज़्यादा डेथ, मदर की डेथ कहाँ हुई है, इन्फेंट की डेथ कहाँ हुई है, और सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन कोज क्या है डेथ की। ये सवाल तो 100% आता जाता है कि इन्फेंट की डेथ की क्या कोज है, या फिर अंडर 5 मोर्टालिटी की मेन कोज क्या है, इन्फेंट की मोर्टालिटी के जो कोज है वो क्या है, या फिर नियोनेट्स की डेथ की जो है वो कोज क्या है, मोर्टालिटी की कोज क्या है। इस टाइप के सवाल पूछ जाएंगे। तो इन चीज़ों को आपको, जैसे मोस्ट कॉमन हो गया, और ये जो कुछ साइनोनिमस होते हैं ना, इस टाइप के जो प्रीफिक्स नेम होते हैं, मोस्ट कॉमन, मोस्ट पॉजिटिव एजेंट, इस टाइप के जो भी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज है उनके पॉजिटिव एजेंट्स याद कर लीजिए, अभी एक बार रिव्यू कर लीजिए, और इसके इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह ये याद कर लीजिए कम्युनिकेबल डिजीज के। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को बार बार पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो है उनकी डेट जो याद रखनी है, ऑर्गेनाइजेशन याद रखने हैं, अभी पढ़ लेना है, और डाटा जो है जो मैंने बताए हैं, IMR, आपके MMR, TFR, ये CDR, ये सारे इस टाइप की चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को पता है कि आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने वाले हैं, मतलब कम्युनिटी के अंदर आपको अपना काम करना है। तो क्या काम करेंगे आप, आपको पता है कि वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सजेस्ट करना, आपके पास आएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण भी तो कर रहा है भारत के, आपको पता है कि चाइना को भी क्रॉस कर गया है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का हर पहलू से आपको सवाल आना चाहिए, चाहे वो डिजीज पूछ ले कि कार्डियक डिजीज में कौन सा सबसे बढ़िया आपका कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, या डायबिटीज वालों में कौन सा है, न्यूली मैरिड कपल के लिए कौन सा है, या जो अभी लैक्टेशन में है उसके लिए कौन सा है, नेचुरल कौन सा है, और आपकी पर्ल इंडेक्स क्या है। इस टाइप के जो सवाल है वो आपको याद करने हैं, मतलब क्विक रिवीजन करना है। और मैं एक PDF शेयर कर दूंगा, 1-2 PDF मेरे पास पड़ी है जो क्विक रिकेप के लिए 50-60 पेज की हैं, वो आपको लास्ट टाइम में अभी रिवाइज करनी है। और अभी जो है वो सिलेक्टेड ही पढ़ना, पूरा लेके नहीं पढ़ना, क्विक बुलेट्स पढ़ लीजिए, और ये जो मैंने चीज़ें बताई है थोड़ी सी ये पढ़ लीजिए, और आपको जो लगता है इंपॉर्टेंट लगता है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। तो पढ़ने के तरीके से ये है। दूसरा ये है कि पेपर कैसे अटेंड करना है आपका, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 92,000 जो भी स्टूडेंट है उन्होंने फॉर्म भरा है, तो कंपटीशन लगभग ऐसे मान के चलिए एक सीट के लिए 25 से 30 जो कैंडिडेट है वो लड़ने वाले हैं, मतलब तगड़ा कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी गई। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने का तरीका क्या है राजस्थान CHO में, उसका तरीका ये है दोस्तों कि आपको तुक्के नहीं मारने हैं फालतू में, ये कोई मजाक नहीं चल रहा, आपकी ज़िंदगी जो है उसकी कहानी चेंज होने वाली है इस एग्ज़ाम के बाद में। भाई आप एटलीस्ट जॉब तो लगेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो भी जॉब। तो आपको एग्जाम में से मजाक में नहीं ले सकते कि ठीक है हम तुक्का मार देते हैं। आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से पैटर्न में एग्जाम को कंडक्ट करना है। और कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 यानी 25% जो है वो नेगेटिव मार्किंग का 400 नंबर का पेपर होगा, और ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1 नंबर कटेगा। तो आपको करना क्या है, और देखिए इतनी भीड़ है तो आपका जो रैंक जो बनेगी ना, आपकी रैंक जो बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी कि आपने नेगेटिव मार्किंग कितनी कम की है। तो नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल करना जरूरी है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। और उसके लिए क्या करना है आपको, कैसे कम करेंगे कि आपको जो एग्जाम है वो 2 या 3 स्लॉट के अंदर आपको खत्म करनी है। यानी सबसे पहले आपको ये करना है कि आप राइट आंसर कितना कर सकते हैं, यानी 100% राइट वाले आंसर कितने कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने लगभग ऐसे मान के चलिए कि
आपको 55 या 60 क्वेश्चन ऐसे हैं, 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको ये लग रहा है कि ये मेरे 100% राइट है, यानी कि इनको गलत कोई नहीं कर सकता, ये मेरे 100% राइट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको पहले स्लॉट में उनको खत्म करना है। 60 मान लीजिए कि आपने 55 क्वेश्चन जो है वो 100% राइट वाले क्लिक किए हैं, उनमें से मान के चलिए कि आपके 51 या 52 क्वेश्चन है वो राइट हो गए। अब नेक्स्ट बारे में आपको क्या करना है कि अब आपको 50-50 वाले क्वेश्चन जो है कि आपको लगता है कि यार मैंने पढ़ तो लिया पर थोड़ा सा डाउट है, मान के चलिए आपको 25 सवाल ऐसे अटेंड करने हैं, 20 या 25 सवाल ऐसे अटेंड कीजिए आप, जो क्या है 50-50 वाले हैं। तो ऐसे करके आपके 70 जो क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होने वाली, क्योंकि 55 या 60 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं वो अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मोस्ट ऑफ उनके सही रहेंगे आपके। और उसके बाद में सेकंड जो स्लॉट में जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, मान लीजिए 20 सवाल आपके 50-50 वाले हैं, तो उनमें भी आपके सवाल जो है वो राइट होने वाले हैं। उसके बाद में आपको ये देखना है कि आपकी अटेम्प्टिंग कितनी होगी। मान के चलिए कि अगर आपकी अटेम्प्टिंग 75 to 100 के बीच में अगर आपकी अटेम्प्टिंग हो गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 100 नहीं, टंग स्लिप, अगर आपकी अटेम्प्टिंग जो है 75 to 80 के बीच में अगर आपकी अटेम्प्टिंग हो गई या 85 तक हो गई है तो रुक जाइए वहीं पे। पूरे क्वेश्चन करने से रैंक नहीं आती है, या पूरे 100 जो जितने सवाल एग्जाम पूछती है उतने करने से सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ऐसा तो कोई आज तक हुआ ही नहीं जो सारे सवाल सही करके आता है। और एग्जाम का मतलब ये होता है कि सवाल होते हैं वो कुछ छोड़ने के लिए बनते हैं, यानी कुछ सवाल होते हैं जो छोड़ने के लिए ही बनते हैं, तो उन सवालों को आपको भी छोड़ना है। तो ऐसे मान के चलिए एवरेज अगर आपने 80 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं जो जिनकी फ्रीक्वेंसी अगर अच्छी है तो आपका काम बन जाएगा। तो मतलब यही है कि एग्जाम को अटेम्प्ट करना मजाक नहीं है, मजाक में न लें, आपके फ्यूचर के लिए आपकी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको नेगेटिव मार्किंग का स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही है जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ पे होगा। आप जितनी नेगेटिव मार्किंग कम करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी और उतने नंबर आपकी रैंक ज़्यादा आ जाएगी दूसरों की तुलना में। तो यही करना है कि जितने आ रहे हैं उतने ही सवाल करने हैं, तुक्के नहीं मारने हैं। अपने यहाँ पे कॉलेज की एग्जाम नहीं है या फिर कोई स्कूल में नहीं है अपन की हम 10 में से 10 तुक्के लगा के आ गए और उनमें से 4 सही हो गए, उस टाइम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, यहाँ पे होगी। तो 10 में से 4 मान लीजिए कि आपने 10 में से 10 तुक्के लगाए हैं, 4 आपके तुक्के लगा के सही हुए और 6 गलत हो गए, तो नंबर तो आपके 2 या 3 ही आ रहे हैं ना। तो ये तो और दूसरे लोगों की तुलना में कम आए। और ऐसे मान के चलिए कि 10 में से 4 सवाल आपको आ रहे थे तो आप 4 ही करते तो नंबर 4 ज़्यादा रहे, जबकि कटने की वजह से कम हो गए। तो यही है मतलब कहने का कि नेगेटिव मार्किंग पे कंट्रोल रखना है, फालतू की अटेम्प्टिंग नहीं करनी है आपको। बिना मतलब अटेम्प्ट करने से कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि सिलेक्शन जब होगा तो आपका एक्यूरेसी की वजह से ही होगा। तो ये बात करने के लिए मैंने वीडियो बनाया था ये कि समय की थोड़ी, और मुझे पता है आजकल मेरे वीडियो जो है वो कम ही आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। मैं भी पढ़ाई में लगा हूँ और आप लोग भी पढ़ाई में लगे हैं। तो यही है कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है और नेगेटिव मार्किंग से अपने आप को कैसे बचाना है। ये वीडियो मेरा पर्पस था ये वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो अगर ठीक ठाक लगे तो देख लेना, आपसे शेयर करना बनता है तो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और जैसे ही समय मिलेगा ऐसी वीडियो और बनाता रहूँगा मैं। हालांकि मैं एक कंटिन्यूअस या प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, पर कभी कभी मन जब होता है तो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ये वीडियो था, आपको फायदेमंद लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और समय जब मिलता है तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, कुछ एक और नई चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस था और ठीक लगे तो धन्यवाद।